डॉक्टर धनंजय जी अमेरिका से पधारे हैं। कई दशकों से वर्ल्ड बैंक में जो इकोनॉमिस्ट के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए, और श्री अतुल कोठारी जी को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि उन्होंने अब अपने जीवन का जो प्रमुख भाग है वो भारत में शिक्षा का प्रसार बनाया हो। और अभी मैंने उनसे पूछा कि आपका इसके बाद क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में जाने वाला। आप वर्जीनिया में रहते हैं और भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रति समर्पित है। एक बार जोरदार तालियां हम धनंजय जी के लिए। प्रोफेसर धनंजय कुमार, उनका हम लोगों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया है और साहित्य जगत में उनको कौन नहीं जानता। बाल कहानियां हों, उपन्यास लेखन हो, इसमें कोई उनका सानी नहीं है। और उनकी कहानियां, उनके उपन्यास जहां रोमांच जगाते हैं, वहीं उनके विमर्श सोचने पर हम सभी को विवश कर देते हैं। आज उनकी एक कृति को यहां ब्रिटेन की तितिक्षा शाह, तितिक्षा जिनके बारे में बताया कि एक तरफ वो काव्य की और कविता की दुनिया से जुड़ी हैं, तो दूसरी तरफ वो नेतृत्व करती हैं फैशन की दुनिया का। तो तितिक्षा उनकी कृति पर यहां पर प्रस्तुति देंगी। तितिक्षा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या पॉसिबल है यहाँ पे लाइट वाले पीछे हैं? कैन वी हैव सम मोर लाइट, रीडिंग लाइट प्लीज यहाँ। थैंक यू। समय की सीमा को देखते केवल कुछ अंश ही पढ़ना इस कहानी के साथ न्याय नहीं होगा, परंतु जो अंश मैं पढ़ने जा रही हूं उसे इस कहानी का एक ट्रेलर ही समझ लें। आदरणीय धनंजय जी की मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं पूरी कोशिश की है कि इस कहानी का सारांश इन सब तक पहुंचे। शुरू करती हूँ। दुपट्टा। उस दिन भी वह उसी बेंच पर बैठी थी। सब कुछ पहले जैसा ही था। कुछ बदला था तो केवल उसके दुपट्टे का रंग, जो शायद उसकी मानसिक बदलाव का सूचक था। लेकिन वह पहले की ही तरह इस बात से भी नावाकिफ थी। यह कहानी असल में विवेक की है, उस लड़की की नहीं जो उसे कभी कभी दिख जाया करती थी, लेकिन अब तक न उससे मिली न उसके दिल से निकली। करीब 3 वर्ष पहले विवेक ने उस लड़की को पहली बार देखा था, दिल्ली में लोधी बाग के उसी बेंच पर। उस दिन एक लाल दुपट्टे ने उसके बदन से लिपटकर उसके चेहरे को छुपा रखा था। विवेक मेरठ में जन्मा और बड़ा हुआ, बचपन से होनहार और पढ़ाई में होशियार। ग्रेजुएशन के बाद करीब 5 वर्ष पहले विवेक का ब्याह मेरठ के पास ही एक गांव में मध्य वर्ग की लड़की मेघा से हुआ। तब विवेक की उम्र 23 वर्ष की थी। मेघना 12वीं कक्षा पास कर चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई उसके मन में थी, नसीब में नहीं, और 18 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना उसके नसीब में था, मन में नहीं। विवाह के तुरंत बाद ही विवेक का जीवन विभाजित सा होने लगा था। माँ बाप की देखरेख करना, बहनों के हाथ पीले न होने तक चेहरे पर एक परंपरागत मायूसी बनाए रखना, रिश्तेदारों की भीड़ में होते भी एक अलगाव सा कायम रखना, दूसरे शहरों या देशों से आई हुई नौकरियों के प्रस्ताव ठुकराते रहना और अनजान मेघना से पति और प्रेमी की भूमिका निभाने का प्रयास करना, उसे कुछ सीखना, उसे कुछ सिखाना इत्यादि कई मुखट्टे पहने हुए विवेक करीब 1.5 साल तक अपने जीवन के तमाम निर्णय टालता रहा। शायद इंतजार था किसी चमत्कार का जो उसे सादगी और सुलझाव मुहैया करे और उसे अपने जीवन की एक दिशा मिल सके। चमत्कार तो हुआ, लेकिन ऐसा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। शादी का दूसरा सावन आने को था। मेघना कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। 5वें दिन अचानक खबर बताई गई कि मेघना के दुपट्टे में आग लगने से वह जलकर मर गई।
यह सब कैसे हुआ बार बार पूछा गया, लेकिन मायके वालों से साफ जवाब नहीं मिल पाया। बाहर वालों ने कई तरह के किस्से जरूर उछाल रखे थे। उन किस्सों से हटकर उसे मेघना के साथ बीते पलों को बार बार जीना अधिक सुखद लगने लगा। साथ ही साथ यह एहसास भी हुआ कि मेघना जब उसकी पत्नी थी तब उसकी प्रेमिका नहीं बन पाई थी। जब उसका न होना शायद विवेक के अंतरंग में एक प्रेमिका को जन्म दे रहा था। अभी वह पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था कि उसे पत्नी चाहिए, प्रेमिका चाहिए या दोनों। और अगर दोनों चाहिए तो उनका समावेश एक ही व्यक्ति में होना कैसा होता होगा। बहरहाल इसी उथल पुथाल को निपटाने की उम्मीद में विवेक से किसी का फोन है, ले ली। माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल। अभी वह पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि उसे पत्नी चाहिए या प्रेमिका या दोनों। और अगर दोनों चाहिए तो उनका समावेश एक ही व्यक्ति में होना कैसा होता है। बहरहाल इसी उथल पुथल को निपटाने की उम्मीद में विवेक ने दिल्ली में एक नौकरी शुरू कर दी। उसे लोधी बाग में जाना अच्छा लगता था, कभी सुबह कभी शाम को, या छुट्टियों में या दोपहर को। यूं तो विवेक ने उस लड़की को पहले कई बार देखा था, लेकिन हर बार नहीं, बस कभी कभी दिख जाया करती थी। अनुन्मय, अपूर्वनीय। कई बार उसे दूर से देखकर विवेक को लगने लगा था कि उसकी आपस में बहुत सी बातें हो चुकी है और वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे हैं। जब भी उसकी नजर उसकी ओर जाती थी तो वह लड़की कुछ सिमट कर अपना चेहरा छुपा लेती थी, किताब से या दुपट्टे से। अक्सर उसका दुपट्टा सफेद रंग का हुआ करता था, जिसे वह सीने से चेहरे पर खींच लिया करती थी, मानो उसकी कोई और अभिव्यक्ति न हो। आज उसके दुपट्टे का रंग लाल था। ऐसा क्यों था? यह प्रश्न विवेक की सोच का अग्रिम मसला बन चुका था। उसके कदम बेंच की ओर बढ़ रहे थे और लाल दुपट्टा उसकी सोच का दायरा बनता जा रहा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया उसकी रफ्तार कम होती गई थी। अब वह इतना करीब आ चुका था कि लड़की के हाथ में जो पुस्तक थी उसका शीर्षक भी पढ़ सक रहा था, संभोग से समाधि की ओर। यह वही पुस्तक थी जिसके शीर्षक ने ही ओशो रजनीश को 40 वर्ष पहले विवादास्पद बना दिया था। लोगों ने पढ़े बगैर ही उस पुस्तक का संभोग की विधियों का अश्लील चित्रण मानकर ओशो पर समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया था। मेघना के साथ उसका संबंध संभोग की गहराई या ऊंचाई छू नहीं पाया था और उसके जीने की विधा समाधि का द्वार नहीं खोल पाई थी। शायद इसलिए लाल दुपट्टे की लालिमा उसे अपने रंग में रंगती जा रही थी। उसे दूर से ही वह लड़की मेघना जैसी सुंदर और सुडौल लगने लगी थी, जिसने बरसों किया हो इंतजार वीर्यवान विवेक का। क्यों नहीं, लाल रंग का स्पंदन जुड़ा है रक्त से, प्रवृत्ति से और सृजन से भी। कुछ देर बाद के खंडर से कबूतरों की गुटरगू ने विवेक को जागृत स्वप्न से तोड़ा। उसने अपने आसपास देखा, स्वप्निल निगाहों से वो लड़की जा चुकी थी, लेकिन बेंच पर अपना अक्स छोड़ गई थी। उसके अपने जीवन में भी कुछ मौलिक प्रश्न या तथ्य ऐसे थे जो विचार शक्ति से परे थे। जैसे मेघना क्यों छोड़कर चली गई? वह लड़की कभी कभी मेघना जैसी क्यों लगती है? उसके दुपट्टे का रंग उसे क्यों प्रभावित करता है? वह खुद उसके पास जाने से क्यों कतराता है, घबराता है? हालात अक्सर उसके प्रतिकूल क्यों लगते हैं? ऐसे विचार और प्रश्न क्यों और कहां से आते हैं? और इन प्रश्नों का निराकरण किए बिना वो कैसे जी सकता है, कैसे जी लेगा? 8-10 दिन बाद वह लड़की फिर लोधी बाग में विवेक को मिली, या कहिए दिखी थी। वह उस दिन नदी में उतरना चाहता था, लेकिन पांव से ही पानी को छूकर बाहर निकल जाना पड़ा। इतने दूर से लड़की को देखा, गले के इर्द गिर्द एक नीले रंग का दुपट्टा लहरा रहा था। आज नीले रंग का दुपट्टा का क्या अर्थ हो सकता है? शायद वह रंग भावुकता का प्रतीक है। न जाने क्यों आज उसे ऐसे लगा कि नीला दुपट्टा
अंतरा से कुछ कहलवाएगा, लेकिन शुरुआत तो उसे ही करनी पड़ेगी, ऐसा तो वो ठान कर ही आया था। फिलहाल वह इतना ही जान पाया था कि अंतरा के हाथ में आज जो किताब थी, पर्ल एस बक की आत्मकथा माई सेवरल वर्ल्ड्स, कहीं इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि अंतरा और विवेक की दूरी बनी रहेगी, क्योंकि उन दोनों की जमीनें समानांतर है, त्रिकोणात्मक नहीं। विवेक का तर्क और गणित उसे बस यहीं तक पहुंचा पाया था। अगले 2-3 वर्ष के दौरान वह लोधी बाग कई बार गया, दिन और समय बदल बदल कर, लेकिन लगता था वह लड़की एक उमड़ते घने बादल की तरह आई और विवेक के तन मन पर बरसकर लुप्त हो गई। मेघना की स्मृति भी अब श्रुति बन चुकी थी। वह पुनर्विवाह के कई नए प्रस्ताव भी ठुकरा चुका था। उसी ठहराव में एक नया बीज पनपा। अमेरिका में वॉशिंगटन शहर से उसके पुराने मित्र अमित का संदेश आया कि उसकी कंपनी में सीनियर इंजीनियर की एक पद खाली है और सिर्फ मंजूरी से ही नौकरी पक्की हो सकती है। अमित ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी अक्सर विवेक का जिक्र किया करती है, लेकिन विवेक को तो ऐसा कुछ याद ही नहीं। उसने सोचा यह रफ्तार तेज करने का अच्छा मौका है, अपने पिछले जीवन से और दूर जाने का। उसने अमेरिका में नौकरी की स्वीकृति भेजी, घर वालों को समझा बुझाकर 2-3 महीनों बाद वॉशिंगटन रवाना हो गया। एक और प्रवासी भारतीय का जन्म हुआ, जिसका भारतीय कला, संस्कृति और दर्शन से एक रोमांचक रिश्ता कुछ वर्षों तक जरूर दहकेगा। अक्सर इंसान जिसे छोड़ता है उसे अपनी किसी पर्थ में संजोता भी है। कुछ नया देश, नए लोग, नया आयाम। अप्रैल की शुरुआत हो चुकी थी। वहां बसंती मौसम भारत के 2 महीने बाद आता है। वॉशिंगटन में टाइडल बेसिन चेरी ब्लॉसम के फूल घेर लेते हैं। विवेक ने कुछ दूर से देखा, सामने वाली बेंच पर एक लड़की बैठी है। सफेद सलवार कमीज पर जामुनी दुपट्टा, लगता था वो फूलों के रंग से नाई हुई है। वह जामुनी रंग विवेक को बिजली की तरह इंद्रधनुष की छत पर ले गया और इस्पात की तरह चेतना की गहनतम तहों में। इस माहौल में अंतरा का ख्याल आ जाना उसे उतना ही असामान्य लगा जितना लोधी बाग के अवतरित हो जाना टाइडल बेसिन में। उसके हाथ में वही पुस्तक थी, डेविड पीट की सिंक्रोनिसिटी, जो विवेक खुद इन दिनों पढ़ रहा था। इससे पहले कि वह फिर बेंच से उठकर चली जाए, विवेक वहां पहुंच ही गया और बेंच की दूसरी ओर बैठ गया। मुस्कान की कुछ लकीरें उसके चेहरे पर खिंच गई और हेलो कहता हुआ लड़की की ओर तनिक सा झुका। सदियां समा गई उस एक पल में। द्वैत और अद्वैत का फैसला एक बार की मिट सा गया, अर्धनारीश्वर जैसा। विवेक को लगा वह लड़की कुछ कह रही है, लेकिन यह ठीक से सुन नहीं पा रहा। एक मर्दान की आवाज भी उसमें घुल मिली सी आई, अरे विवेक, तुम यहाँ? अच्छा हुआ अंतरा से खुद ही मिल लिए। सामने अमित खड़ा था, हाथ मिलाने को उत्सुक। अब आप ही सोचिए, अगर अंतरा विवेक की कल्पना हो सकती है तो विवेक खुद कहानीकार का ही कल्पना तो है। अगर होना न होना से जन्मता है तो न होना कहां से? असल में यह कहानी उस न होने की है जो हो भी सकता है, जैसे आपके मन में एक नई कहानी का जन्म। धन्यवाद। प्रोफेसर धनंजय जी की कहानी को जीवंत कर देने के लिए तितिक्षा शाह जी का अभिनंदन और मेरी तरफ से भी करतल ध्वनियां। प्रस्तुति में किस्सा गोई तो थी ही, नाना नानी की कहानियों की जो सरलता है वो भी थी। जैसा मैं कह रहा था कि प्रस्तुति में किस्सा गोई, नाना नानी की कहानियों की सरलता और मंचीयता का जो वैभव था वो भी था। और इस पर मूलाधार से निकलकर गूंजती तितिक्षा शाह जी की आवाज
उनका स्वर इस प्रस्तुति को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा था।